जी, कोई किसी ने कोई सवाल पूछना है? सर प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स को थोड़ा सा डिटेल से बता दें। आपकी आवाज सॉरी कट रही है, वुड यू प्लीज कम अगेन? हेलो। जी सर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स थोड़ा सा इलेबोरेट कर दीजिए प्लीज। देखें जी, दो चीजें होती हैं। एक प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा होता है। एक प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स होती है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है। प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा में ये फर्क होता है। प्राइमरी डेटा है समथिंग के जो आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो आपने डेटा कलेक्ट किया हो, सिर्फ उसी पर्पस के लिए, वो प्राइमरी डेटा कहलाता है। सपोज करें कि आपने किसी एक रिसर्च के हवाले से डेटा कलेक्ट किया और आपने वो रिसर्च करी, उसका एनालाइज किया, डेटा को प्रेजेंट कर दिया, तो ये आपका प्राइमरी डेटा था। अब आपके एक कुलीग आया, उसने कहा यार ये जो तुम्हारे पास डेटा है, इससे मैं एक और आर्टिकल बनाता हूँ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव को लेके, इस डेटा को मैं यूज करता हूँ और हम और भी कुछ कर सकते हैं। तो अब आप जो नया ऑब्जेक्टिव उससे डिजाइन कर रहे हैं उस डेटा की बेसिस पे, जो कि उस ऑब्जेक्टिव के लिए एक्चुअली कलेक्ट नहीं किया गया था, नाउ दिस वुड बी कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। ठीक है जी, क्योंकि ये उस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के लिए था। ये जो आपका नया ऑब्जेक्टिव है, दिस इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन आप इस एग्जिस्टिंग डेटा को अगर यूज कर रहे हैं एक नए ऑब्जेक्टिव के लिए, तो फिर वो डेटा आपके जी लिए सेकेंडरी डेटा है। जो सोर्सेज की हमने बात की, कोई अगर आप एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है उसको आपने एक प्राइमरी सोर्स से डायरेक्टली उठाया, तो वो प्राइमरी सोर्स कहलाती है। जैसे हमने बात की कि जी हमने सपोज करें जॉन के आर्टिकल में, जो कि 2021 में किसी जॉन एटॉल का आर्टिकल पब्लिश हुआ, इसमें उसने डायबिटीज की क्लासिफिकेशन के ऊपर बात की, जो कि 4 साल पहले किसी जगह पब्लिश हुई थी। तो अगर मैं उस जी क्लासिफिकेशन को अपने आर्टिकल में यूज करना चाह रहा हूँ, तो ये क्लासिफिकेशन में मैं जॉन का रेफरेंस आइडियली मुझे नहीं देना चाहिए, क्योंकि जॉन ने क्लासिफिकेशन नहीं बताई। मैं जॉन का रेफरेंस उन चीज़ों के लिए दूंगा कि जो जॉन के अपनी स्टडी से जो कंक्लूजन्स निकले, उनको जब मैं अपनी स्टडी में यूज करूंगा तो जी जॉन का रेफरेंस दूंगा। तो वो जॉन प्राइमरी सोर्स होगा सही। उन रिजल्ट्स के लिए जो कि जॉन ने खुद बताए। लेकिन अगर मैं डायबिटीज की जी क्लासिफिकेशन जॉन के आर्टिकल में से उठा रहा हूँ, जो कि किसी और ने, सपोज करें वो स्मिथ ने निकाली थी वो क्लासिफिकेशन, तो एक्चुअली वो काम स्मिथ का है। ठीक है, तो लेकिन वो जॉन जी के आर्टिकल में नजर आ रहा है मुझे, तो जॉन उस काम के लिए जी जी सेकेंडरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स कौन है? स्मिथ, जिसने वो एक्चुअली काम किया था। तो आइडियली मुझे क्या करना चाहिए जी कि जी मैं स्मिथ, जॉन के रेफरेंस लिस्ट में जाके स्मिथ का वो ढूंढूं, उसको जाके खोलूं, सर्च जी करूं, डाउनलोड करूं, उसको पढूं, और फिर मैं एक्चुअली स्मिथ का रेफरेंस दूं अगर मैं उस क्लासिफिकेशन को यूज करना चाह रहा हूं। लेकिन अगर किसी वजह से मुझे स्मिथ का वो इंफॉर्मेशन डेटा नहीं मिलता, तो फिर क्योंकि मैंने जॉन से वो जी पढ़ा था, तो फिर मैं जॉन एज अ सेकेंडरी सोर्स को साइड करूंगा कि भाई मुझे स्मिथ का तो नहीं मिल रहा, तो फिर मैंने जॉन को कर दिया और जॉन की रेफरेंस लिस्ट में से लेके स्मिथ का भी रेफरेंस साथ में डाल दूंगा। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स में सही। फर्क होता है। जी सर सही है। लाइक प्राइमरी सोर्स इज द पर्सन या कोई भी जिसने इंट्रोड्यूस करवाया है कोई भी काम, दैट इज प्राइमरी सोर्स। जो प्राइमरी उसको फर्स्ट ओन टाइम कर जो रहा है, जिसका अपनी उसका अपना पर्सनल जो काम है, वो जी प्राइमरी सोर्स होगा। अगर उसके सही। तो सर अपने इसमें उसके मैन्युस्क्रिप्ट में आपको किसी और की चीजें मिल रही हैं, तो वो एक्चुअली हैं किसी और जी की, जी उसने तो सिर्फ उनको भी साइड किया, तो वो बंदा उन प्राइमरी चीजों के लिए सेकेंडरी सोर्स है आपकी। तो हम प्रेफर करते हैं कि जी सही। आपने तो प्राइमरी सोर्स को यूज करें, इन केस प्राइमरी नहीं मिले तो फिर आप सेकेंडरी को यूज करते हैं। सही। तो सर जब जैसे अगर प्राइमरी नहीं मिल रहा हमें, तो फिर इसको हमें कोड करना है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल टेक्निक होगी या बस नाम ही डाल देंगे कि हमें जॉन के आर्टिकल में से स्मिथ का ये मिला है जिसको उसमें फिर आप दोनों के कैसे डालेंगे ना, स्टडी जॉन करें। का भी रेफरेंस डालेंगे और साथ में जो जॉन के रेफरेंस सही। लिस्ट में जिसका जो प्राइमरी सोर्स है वो भी डालेंगे। तो रीडर वो समझ जाएगा कि जी जी सही। आपने दोनों का डाला हुआ, तो इसका मतलब है कि प्राइमरी सोर्स वो था और ये था वो था। क्योंकि जब वो रिव्यूअर्स या सही। एडिटर्स पढ़ेंगे या सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स पढ़ेंगे, तो उनको पता होता है कि यार कौन सी चीज़ किसने करी है। अगर आप नहीं डालेंगे, सिर्फ जॉन का सही। लिखेंगे, तो कहेंगे ये क्लासिफिकेशन तो जॉन ने बनाई नहीं थी, ये क्लासिफिकेशन तो स्मिथ ने बनाई थी, उन्होंने जॉन का रेफरेंस क्यों दिया है, तो वो आपका इंप्रेशन खराब होगा। इसलिए फिर आप वो दोनों को सही, मेंशन कर लेकिन देते सर हैं जिस। जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेंशन करने के लिए स्मिथ को कोई स्पेशल वे होगा कि पता नहीं, चले कि स्पेशल वे नहीं है, बस आप अ, उसको दोनों का रेफरेंस आप डाल देंगे ना, तो जो रिव्यूअर्स हैं
उनकी इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि उन्हें पता होता है कि ये दो का क्या मतलब है, एक का क्या मतलब है। द सब्जेक्ट जी एक्सपर्ट सर। नोज अबाउट इट। और जब आपने दो चीजें डाली होंगी, ओके। तो जो रीडर भी है वो भी जब जी दोनों रेफरेंस लिस्ट में जाके उस जी। क्लासिफिकेशन को ढूंढेगा तो उसको समझ आ जाएगा कि यार अच्छा ऐसे दो रेफरेंस क्यों डाले हैं, क्योंकि प्राइमरी सोर्स तक नहीं जा पा रहा था तो उसने सेकेंडरी सोर्स जहाँ तक खुद पढ़ा है उसका जिक्र कर दिया और हाँ प्राइमरी जी। सोर्स का भी रेफरेंस उसने डाल दिया। ठीक है, भाई समझ बड़ी गए। सिंपल सी चीज है ना, बहुत सारी चीजें तो अब इलेक्ट्रॉनिक हुई हैं। आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले तो इलेक्ट्रॉनिक नहीं थी। अब अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी। कॉन्सेप्ट है जो आप 25 साल पहले का दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि भाई ये हाँ चीज जी। उस वक्त भी किसी ने करी थी, तब उसका रेफरेंस आपको आर्टिकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मिलेगा ही नहीं। तो अब हम क्या उसको साइट जी ना सही करें? बात। ठीक है ना। तो फिर हम क्या हम्म। करते हैं भाई, जहां सही। से हमने उसके बारे में पढ़ा है उसको साइट करेंगे कि भाई ये सेकेंडरी सोर्स है जी और प्राइमरी सोर्स का ये रेफरेंस है, सही। लेकिन मुझे वो बुक तक फिजिकल एक्सेस नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक में वो आर्टिकल मौजूद नहीं है। जी सही। ठीक है। थैंक यू। अच्छा जी, अब हम बात करें रेफरेंस लिस्ट के हवाले से। द रेफरेंस लिस्ट इज समथिंग विच इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ योर मैन्युस्क्रिप्ट। आपने शुरू में तमाम इन टेक्स्ट साइटेशन दे दी। अब इन टेक्स्ट साइटेशंस को आप इन द एंड में जाके एक्सप्लेन करेंगे कि भाई है क्या ये। So usually we recommend that you should begin your reference list with a new page and title it references, या कुछ जगहों पे इसको बिब्लियोग्राफी भी हेडिंग दी जाती है। अगेन रेफरेंसेस आप वेनकोर स्टाइल में न्यूमेरिकल ऑर्डर में ही चलाएंगे, कि जो नंबर पहले आया था 1 2 3 4 5 6, उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 देते चलाएंगे जिस ऑर्डर में आपने इंटेक्स साइटेशन में वहाँ पे मेंशन किया है। तो अगर आपका आर्टिकल है तो आर्टिकल के एंड में, साइनॉप्सिस है तो साइनॉप्सिस के एंड में, थीसिस है तो थीसिस के एंड में, जहां आपका आखिरी चैप्टर होगा, चाहे वो कंक्लूजन का हो, चाहे मेथोडोलॉजी का हो इन केस ऑफ साइनॉप्सिस, चाहे रिकमेंडेशन का हो, उसके फौरन बाद रेफरेंसेस आते हैं। फिर रेफरेंसेस के बाद आप अदर अटैचमेंट्स लगाते हैं, जैसे कि क्वेश्चनर हो गया या आपके दूसरे एनेक्जर्स हो गए, वो तमाम चीज़ें फिर बाद में आएंगी। पॉज करो तो। डॉक्टर अफशा प्लीज माइक अपना म्यूट पे रखें। जी डॉक्टर इकरा ने हैंड रेस किया। जी इकरा, कुछ कहना चाह रही हैं इकरा? चलें जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, अब यहाँ पे जब आप रेफरेंस लिस्ट में बनाते हैं तो प्लीज मेक श्योर दैट यू इंक्लूड ओनली दोज रेफरेंसेस जो कि आपने साइट किए हैं, जिनका आपने नंबर डाला है। ये ना हो कि जी अंदर नंबर थे नहीं और अंदर नंबर टोटल 10 डले हुए थे, यहाँ रेफरेंसेस में आपने 12 की डिटेल्स लिखी हुई हैं। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अंदर 10 थे और यहाँ आपने 8 लिखे हुए हैं। तो ना कम हो ना ज़्यादा हो, ना कोई ओमिट करना है और ना कोई एडिशनल डालना है। जिनको आपने इन टेक्स्ट साइटेशन में दिखाया है उन्हीं के आपने यहाँ पे डिटेल एंड में रेफरेंस लिस्ट में आपने देनी है। ठीक है, इसके अलावा आपने नहीं करना। अगेन यहाँ पर भी जब आप रेफरेंस लिस्ट में भी जो नंबर डालेंगे, अरेबिक न्यूमेरिकल्स 1 2 3 4 ही डालेंगे, कहीं भी आप रोमन न्यूमेरिकल्स यूज नहीं करेंगे। जो भी आपका रेफरेंस स्टाइल है, ट्राई टू फॉलो द सेम, क्योंकि यहाँ पर अब आप रेफरेंस लिस्ट में और डिटेल में जाएंगे। हाँ कि यार उस रेफरेंस को लिखना किस किस तरीके से। तो अगेन जो भी मेथड अप्लाई यूज करें, फॉलो द सिंपल सेम पैटर्न थ्रू आउट, यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन रखें। अब रेफरेंस लिस्ट में चीज़ों को लिखने के क्या तरीक़ेकार होते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम सबसे पहले रेफरेंस लिस्ट में देते हैं, इसको पहले समझ लें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वैंकूवर स्टाइल जिससे स्टार्ट होता है वो ऑथर नेम होता है, कि जो ऑथर्स हैं आपके सोर्स के, जिन्होंने जिस सोर्स को आप लिख रहे हैं उसके ऑथर्स कौन है। अगर आप किसी आर्टिकल का रेफरेंस देना चाह रहे हो तो उस आर्टिकल के ऑथर्स कौन है, किसी बुक का नाम देना चाह रहे हो तो उसके ऑथर्स कौन है। तो अभी हम जो स्टार्ट करते हैं कि ओरिजिनल आर्टिकल या कोई भी रिसर्च आर्टिकल को अगर आपने साइट किया है अपने मैन्युस्क्रिप्ट में, इन टेक्स्ट साइटेशन में उसका रेफरेंस डाला है और आप यहाँ पे रेफरेंस लिस्ट में आप जाके उसको कम्प्लीटली बताना चाहते हैं किसी ओरिजिनल आर्टिकल को
कि रिसर्च आर्टिकल को, तो उसको साइट करने का तरीका क्या है। बुक्स के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए, वेबिनार्स के लिए, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स के लिए, सबके लिए थोड़े बहुत प्रोसीजर्स अलग अलग हैं, ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस हैं कि यार किस तरह से लिखना है। तो वी आर नॉट गोइंग इन टू दैट निटिग्रिटी। विल बी फोकसिंग कि जी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दी आर्टिकल पार्ट, कि जी किसी आर्टिकल को अगर मुझे साइड करके लिखना है इन दी एंड, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा। तो आर्टिकल का रेफरेंस लिस्ट में लिखने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द ऑथर्स नेम, कि यह सबसे पहले हम उसके ऑथर्स का नाम लिखेंगे। ऑथर्स का नाम लिखने के बाद दूसरी चीज जो लिखी जाती है वो टाइटल लिखा जाता है, कि भाई इस जर्नल को जिसको मैंने किया इसका टाइटल क्या है। टाइटल के बाद जो तीसरी चीज आती है वो जर्नल का नाम आ जाता है, ठीक है जी। जर्नल के नाम के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो ईयर ऑफ पब्लिकेशन आ जाता है, कि भाई किस ईयर में पब्लिश हुआ है। देन वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर एंड पेज नंबर, ठीक है। तो ये सीक्वेंस होती है, इसी सीक्वेंस में आप वैनकूवर स्टाइल में रेफरेंस लिस्ट में चीजें लिखते हैं। सबसे पहले ऑथर्स का नाम, देन टाइटल ऑफ द आर्टिकल, उसके बाद जर्नल का नाम, देन जिस ईयर में पब्लिश हुआ है, देन वॉल्यूम, पेज नंबर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये सीक्वेंस होगी। बाज औकात अब ये वॉल्यूम और पेज नंबर में क्या फ़र्क होता है। वॉल्यूम यूजुअली रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसी भी जर्नल को, कि जी वो जर्नल की हर साल, हर जर्नल यूजुअली निकालना होता है कि एटलीस्ट साल में एक उसका वॉल्यूम ज़रूर निकले, कि एक दफ़ा वो ज़रूर पब्लिश हो। दैट इज़ द वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी जो जर्नल की पब्लिश होने की होती है। तो हर साल के लिए एक वॉल्यूम होता है। अब एक साल के अंदर वो कितना मज़ीद फ्रीक्वेंटली पब्लिश हो रहा है, आपने कहा जी मैं अपने जर्नल को क्वार्टरली पब्लिश करा रहा हूँ, तो एक साल में 4 दफ़ा वो पब्लिश हुआ, तो हर साल के लिए हम एक कोडिंग कर देते हैं जिसको हम वॉल्यूम कहते हैं। और फिर उसी ईयर के अंदर जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम इश्यूज कहते हैं, कि जी इशू नंबर क्या है। फॉर एग्जांपल अगर कोई जर्नल पहली दफ़ा निकल रहा है 2022 में, तो ये इसका वॉल्यूम 1 होगा। साल में उसने डिफाइन कर दिया कि जी मैं साल में 4 दफ़ा अलग अलग अपने इश्यूज निकालूंगा क्वार्टरली। तो फर्स्ट क्वार्टर में जो निकलेगा वो वॉल्यूम 1 का इशू 1 होगा, सेकंड क्वार्टर में जो निकलेगा वॉल्यूम 1 का इशू 2, थर्ड क्वार्टर में जो निकलेगा वॉल्यूम 1 का इशू नंबर 3, और इसी तरह लास्ट क्वार्टर में निकला वॉल्यूम 1 का इशू नंबर 4। जब 2023 में जाएगा तो अब ये वॉल्यूम नंबर 2 हो जाएगा, फिर अगेन पहले क्वार्टर का इशू 1, इशू 2, इशू 3, इशू 4। तो वॉल्यूम वाइज वो डिफाइंड हो रहा होता है कि जी इसको हर साल का एक एक वॉल्यूम होता है क्या है। तो आप किसी भी जर्नल के वॉल्यूम नंबर को देख के इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा ये जर्नल कितना पुराना है, कितने सालों से पब्लिश करा। अगर किसी का वॉल्यूम नंबर 3 है तो इसका मतलब है कि इसका तीसरा साल है पब्लिकेशन का, किसी का वॉल्यूम नंबर 20 है तो इसका 20वां साल है। तो ये वॉल्यूम नंबर यूजुअली ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इशू नंबर उनकी फ्रीक्वेंसी को, कि यार ये पहला इशू है, दूसरा इशू है, तीसरा इशू है, चौथा इशू है क्या है। तो मोस्ट ऑफ द जर्नल इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। कुछ होते हैं जो कि इस पैटर्न को नहीं भी फॉलो करते, वो कहते हैं नहीं जी हम कंटिन्यूसली चलते जाएंगे, कि ईयर के लिए होगा तो होगा, लेकिन वॉल्यूम नंबर हमारा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वो आगे चलता रहेगा। तो अलग अलग है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वॉल्यूम ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एक साल में कितनी फ्रीक्वेंसी वो इश्यूज नंबर को, अगर मंथली निकल रहा है तो फिर 12 इश्यूज होंगे, बाय ईयरली निकल रहा है तो फिर 2 इश्यूज होंगे, तो डिपेंड्स ऑन दैट। अच्छा जी, अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे आते हैं। बीच में एक सवाल आया हमारे पास। Dr. Rabia पूछ रही, if we read any article but it was not accessible completely, but as we saw we can read results or conclusion but not access article complete, is article not non means कि जो उसका मकसद था मुझे चाहिए था मैंने उसके रिजल्ट कंक्लूजन में से ले लिया। कर सकते हैं डॉक्टर रबिया, अगर यू श्योर कि उसके आर्टिकल में कोई और ऐसी चीज़ नहीं है और मैसेज मिस इंटरप्रेट ना हो रहा, तो बिल्कुल ले सकते हैं। कि आपने उसके कंक्लूजन से या वहाँ से भी चीज़ें ले ली। लेकिन आइडियली वी डू सजेस्ट कि जी आप कंप्लीटली पढ़ें, क्योंकि बाज़ औक़ात कंक्लूजन में और अंदर की जो स्टोरी में थोड़ा सा फ़र्क होता है। वो कंक्लूजन में तमाम डिटेल्स, एक्सेप्शंस या वो चीज़ों को नहीं बताते। तो ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ कंक्लूजन पढ़ के कोई चीज़ बना दी
और इन डेप्थ में जब वो जाएं तो वो चीज़ थोड़ी सी मुख्तलिफ हो। तो इस एम्बिग्विटी को कवर करने के लिए वी ऑलवेज सजेस्ट कि जी आर्टिकल पढ़ लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा जी, अब रेफरेंस लिस्ट में जो हमने बात की कि हमें किस तरह से लेके चलना है, तो फर्स्ट थिंग इज ऑथर्स नेम। अब ऑथर्स नेम किस तरह से लिखना है, यहाँ ये कहा जाता है जी ऑथर्स नेम जब आप लिखेंगे कि रेफरेंस लिस्ट में, तो सबसे पहले आप उस ऑथर का सर नेम लिखेंगे और फिर उसके जो इनिशियल और मिडल नेम है उसके सिर्फ फर्स्ट नेम और मिडल नेम के इनिशियल मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मेरा आर्टिकल साइड करना है, मेरा नाम मोहम्मद अदनान कानपुर वाला है, तो दे विल राइट कानपुर वाला MA, सरनेम पहले लिखा, उसके बाद फर्स्ट नेम और मिडिल नेम के इनिशियल लिख। जी, तो वी स्टार्टेड विद द ऑथर्स नेम। ऑथर नेम लिखने का तरीकाकार क्या है कि सर नेम पहले लिखा जाता है, उसके बाद उसका फर्स्ट नेम और मिडिल नेम का इनिशियल लिखा जाता है। किसी का मिडिल नेम नहीं है, सिर्फ फर्स्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम का इनिशियल लिख दें। ऐसे आसिफ रजा है तो रजा A हो जाएगा। समिया अहमद खान है तो खान SA हो जाएगा। मुर्तज़ा अली खान है तो खान MA हो जाएगा। तो जो भी सर नेम है वो पहले आएगा, उसके बाद फर्स्ट नेम मिडिल नेम के इनिशियल्स आ जाएंगे। इसके बाद कॉमा डालेंगे, सेकंड ऑथर का नाम भी इसी तरह से लिखेंगे, फिर कॉमा डालेंगे, थर्ड ऑथर का नाम लिखेंगे, एंड सो ऑन। वी रिकमेंड इन वैंकूवर स्टाइल के हम सिर्फ 6 ऑथर्स के नाम लिखते हैं। 6 से ज़्यादा अगर ऑथर्स हों तो फिर बाकी ऑथर्स के नाम नहीं लिखे जाते। सिर्फ फर्स्ट 6 ऑथर्स के नाम इसी पैटर्न पे लिखे जाएंगे जो अभी आपको बताया गया। उससे ज़्यादा अगर ऑथर्स हैं तो फिर 6 ऑथर के बाद हम लिख देते हैं एट ऑल। यहाँ पे नज़र आ रहा है ETAL, एट ऑल इस तरह से लिख दिया जाता है छठे ऑथर के बाद। तो अगर 6 ऑथर्स हैं, सबके नाम लिख दें, 7 हैं तो 6 का नाम लिखेंगे, सातवें के लिए एट ऑल लिखेंगे। 50 ऑथर्स हैं, 6 का नाम लिखेंगे, बाकी सबके लिए एट ऑल लिख देंगे। 5 हैं, पांचों का नाम लिखेंगे। 6 हैं, 6 का नाम लिखेंगे। 7 हैं, 6 का नाम लिखेंगे, सातवें के लिए एट ऑल आ जाएगा। और तमाम ऑथर्स के दरमियान में कॉमा आता चला जाएगा। उस तरह से आप तमाम ऑथर्स के नाम लिख देंगे। ऑथर्स के नाम लिखने के बाद आपने जो है टाइटल लिखना है उस आर्टिकल का जिसको आप यहाँ पर जिसका रेफरेंस लिख रहे हैं। यूजली टाइटल में आप नॉर्मली जो फर्स्ट सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल होगा, बाकी सब उसी ऑर्डर में चलेगा जिस ऑर्डर में यूजली लेटर्स बिगिन होते हैं, अनटिल अनलेस से कोई एब्रीवेशन बीच में डली हुई है जिसको उन्होंने अपर केस में डाला है, दैट्स समथिंग डिफरेंट। अदरवाइज नॉर्मल ऑर्डर में ही आप टाइटल को लिखेंगे। टाइटल लिखने के बाद जो नेक्स्ट चीज है वो क्या होती है, जर्नल का नाम। जी, अब वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर, ओके सर, वॉइस क्लियर है अपना। जी, तो हमने बात की ऑथर्स के नाम सबसे पहले लिखेंगे, सरनेम से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फर्स्ट नेम मिडिल नेम जो भी है उसके इनिशियल लिख देंगे। 6 ऑथर्स तक हम नाम लिखते हैं सबके इसी पैटर्न पे। और 6 के बाद जितने भी ऑथर आए उनके लिए फिर हम एट ऑल का वर्ड यूज करते हैं, ETAL, एट ऑल। अब चाहे वो 7 ऑथर हों तो 6 का नाम लिख दिया, सातवें के लिए एट ऑल आ गया। 50 हैं, 6 का नाम लिखें, बाकी सबके लिए एट ऑल आ गया। तो एट ऑल का मतलब है और भी है वगैरह वगैरह। ठीक है जी। ऑथर्स के नाम लिखने के बाद नेक्स्ट चीज़ है टाइटल। टाइटल आप सिंपल स्मॉल केस में डालते हैं, सिर्फ जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल केस में होता है, बाकी सारे वर्ड्स नॉर्मली जिस तरह से बिगिन होते हैं उसी तरह से ही आप लिखेंगे, अनटिल अनलेस कोई एब्रीवेशन है या कोई ऐसी चीज़ है जिसको कैपिटल वर्ड्स में ही लिखा जाता है तो आप लिखेंगे, वरना नॉर्मल जो स्मॉल केस होता है उसी में आप वो तमाम के तमाम वर्ड्स लिखते हैं एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट वर्ड जो कि अपर केस में होगा, बाकी सारे वैसे ही चलेंगे। ऑथर का नाम हो गया, टाइटल ऑफ द आर्टिकल हो गया। अब है कि भाई ये आर्टिकल जो कि इन ऑथर्स ने लिखा था ये पब्लिश कहाँ हुआ है, जर्नल का नाम आ जाएगा। तो आर्टिकल के बाद जो अगली चीज आती है वो जर्नल का टाइटल क्या है, जर्नल का नाम क्या है, किस जर्नल में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। जर्नल्स के नाम अगर आप देखें तो दे आर टू वेज टू डू इट। एक तो ये कि जी जर्नल का जो पूरा नाम है आपने एज इट इज लिख दिया, पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज, जर्नल ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, तो पूरा पूरा नाम लिख दिया। एक होता है कि जी कुछ कहते हैं कि जी आप जर्नल की एब्रीवेशन लिखें। अब ये एब्रीवेशन कैसे, क्या हम खुद बना लें एब्रीवेशन, तो हम खुद नहीं बना सकते।
जर्नल की एब्रीवेशन ऑफिशियली डिसाइड होती है बाय द जर्नल देमसेल्फ। एब्रीवेशन बनाने के बाकायदा रूल्स हैं कि एब्रीवेशन कैसे बनाई जाती हैं। तो आपको अगर एब्रीवेशन, आपकी पॉलिसी है यूनिवर्सिटी के जी जर्नल का पूरा नाम नहीं लिखना, उनकी एब्रीवेशन लिखनी है, तो फिर आपको उनकी एब्रीवेशन जर्नल की वेबसाइट पे आके देखनी होगी कि भाई इनकी शॉर्ट फॉर्म ये नाम कैसे लिखते हैं, और फिर उसी तरह से करेंगे। लाइक पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेस में पीएम जेसीएम नहीं लिखते, बल्कि उनके जो शॉर्ट फॉर्म है वो पाकिस्तान को उन्होंने पाक किया है, मेडिकल को मैड किया है, साइंसेस के लिए एससी का वर्ड यूज किया है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी एब्रीवेशन बनाई है। अब ये एब्रीवेशन कहाँ से मिलेगी? जर्नल की वेबसाइट पर चले जाएं। अगर वहाँ से नहीं हो सकता तो पबमेड जर्नल का जो डेटाबेस है वहाँ से भी आपको जर्नल की मिल जाएगा कि जी इस जर्नल का शॉर्ट फॉर्म क्या है। जर्नल का टाइटल आ गया कि भाई फला जर्नल में छपा है। अच्छा भाई किस ईयर में छपा है? तो ईयर ऑफ पब्लिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ जगहों पे पॉलिसी की जी पब्लिकेशन में आप मंथ भी डालें, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ईयर इज सफिशिएंट कि जी फला ईयर में पब्लिश। तो आपने ईयर लिख दिया कि 2020 में हुआ है, 2015 में हुआ है, तो ईयर मेंशन कर दिया, पूरी डेट लिखने की जरूरत नहीं है। ईयर मेंशन करने के बाद आपने सेमीकोलन डालना, उसके बाद फिर आपने वॉल्यूम लिखना है कि भाई कौन सा वॉल्यूम है जर्नल का जिसमें ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। पहले वॉल्यूम है, दूसरा है, 50वां है, कौन सा वॉल्यूम है और इशू नंबर कौन सा है। वॉल्यूम और इशू नंबर लिखने के बाद जो आखिर में चीज़ आती है कि भाई मेरा जो ये आर्टिकल जिसको मैं साइट कर रहा हूँ फलां जर्नल के फलां वॉल्यूम के फलां इशू में फलां पेज नंबर पर है, तो पेज नंबर भी मेंशन किया जाता है कि भाई फलां स्टार्टिंग पेज ये है, एंडिंग पेज ये है। ठीक है। तो जैसे अगर कोई जर्नल पब्लिश हुआ आर्टिकल 1 पेज नंबर 123 से 129 तक है, तो फिर आप वहाँ पेज नंबर लिखेंगे 123-129, पूरा आप लिखते हैं। आइडियली फिर इसमें मजीद इसको ब्रेकअप किया जाता है कि जी 129 आप पूरा ना लिखें, बल्कि उसके आखिरी के एक या दो डिजिट लिखें, एब्रीवेट करें। बाज़ औक़ात पेज नंबर हज़ारों में चल रहे होते हैं जी, 1123 से 1129, तो मैंने पहले लिखा 1123-29, तो इस अंडरस्टूड है कि 1123 से लेके 1129 तक ये आर्टिकल पब्लिश हुआ हुआ है, तो इसको एब्रीवेट कहते हैं। एब्रीवेट करना, शॉर्ट करना। तो ये इस तरह से रेफरेंसेस को मेंशन किया जाता है। मज़ीद इसकी डिटेल चाहिए हो तो ये पूरी रेफरेंस गाइड है जिसमें ओरिजिनल आर्टिकल के अलावा दूसरे भी मेथड दिए हुए हैं कि किस तरह से रेफरेंसेस को मज़ीद डिटेल में अगर कोई पढ़ना चाहे तो बिल्कुल इसको देख सकता है। अच्छा, इसमें एक दो मैं एग्जांपल्स आपको और यहाँ पे दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको और आइडिया अच्छा हो जाएगा। ये देखिए जी, ये स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? अच्छा, वॉइस तो अभी मैं बोल ही नहीं रहा हूँ तो वॉइस कहाँ से आएगी? डॉक्टर रबिया का सवाल है जी, सम जर्नल्स अवेलेबल ऑनलाइन। ठीक है, फला लाइब्रेरी में तो नहीं, आपने सिर्फ जर्नल का नाम लिखना है, उसकी लाइब्रेरी का नाम, पब्लिकेशन पब्लिशर का नाम, ये कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये होती है जो ऑनलाइन होते हैं उनमें एक और उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है, इसको हम DOI कहते हैं, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। तो कुछ जगहों पे कहा जाता है कि जी जब आप रेफरेंस पेज नंबर लिख दें तो फिर उसके आगे DOI भी लिख दें कि जी इसका जो डिजिटल नंबर क्या है। तो DOI इज बेसिकली एन आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर एवरी आइटम जो कि ऑनलाइन जा रही है। आप DOI उसका लाइसेंस लेके अपने उस आइटम को, जो भी, चाहे वो आर्टिकल है, न्यूज़पेपर है, बुक है, थीसिस है, सबका DOI बन सकता है। अगर आप अपने किसी थीसिस का भी DOI बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। ऑब्वियसली पेड होता है, लेकिन देयर इज अ प्रोसीजर टू डू इट। तो बहुत सारे जर्नल्स हैं जिनके अब वो DOI होते हैं। लाइक जो आप डेटा बेसिस हैं, ऐसे पबमेट है या वेब ऑफ साइंस है, इनमें अगर आपको अपने जर्नल को इंडेक्स करवाना है तो आपको अपने जर्नल के लिए DOI लेना पड़ेगा। यानी कि आपके हर आर्टिकल का एक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा जो कि यूनिक होगा उसी आर्टिकल से। और उसका पर्पस सिर्फ ये है कि जी जो रेफरेंसेस हमने इतना बड़ा दिया है कि यार हम उसको खोल के देख सकें, ढूंढ सकें। तो सर्च
जी, आवाज आ रही है अब? Yes, sir. ठीक। यस सर। परफेक्ट, अच्छा जी। तो यहाँ पे एक सवाल चैट बॉक्स में आया है कि जी अगर कोई ऑनलाइन आर्टिकल है, वो किसी जगह किसी लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ है, तो आपने लाइब्रेरी की डिटेल्स को शेयर नहीं करना है। आपने सिर्फ जो रेफरेंस में हमने जो चीज़ें बताई हैं कि ऑथर का नाम, टाइटल, किस जर्नल पब्लिश हुआ है, किस ईयर में, वॉल्यूम, इशू, पेज नंबर, बस। वो कहाँ पब्लिशर कौन है, किस लाइब्रेरी में है, इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, एक और चीज़ जो होती है ऑनलाइन डेटाबेस के लिए, वो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर यूज़ होता है जिसको हम DOI कहते हैं, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। तो ऐसा डिजिटल नंबर जो कि हर ऑनलाइन रिसोर्सेज के लिए दिया जाता है, विच इज़ यूनिक टू दैट पर्टिकुलर रिसोर्स। कि जो भी आर्टिकल अगर आप उसका DOI ले लें, तो वो DOI उस आर्टिकल के लिए ही उसका आइडेंटिफिकेशन होगा। जैसे हमारा NIC नंबर होता है, तो उसके लिए हो जाएगा। तो कुछ जगहों पे पॉलिसीज होती है कि जी अगर कोई आर्टिकल है, उसका DOI नंबर अलॉटेड है, तो फिर आप रेफरेंस के एंड में जब आपने पेज नंबर लिख दिया है, अब आप वहाँ पे उसका DOI नंबर भी लिखते हैं। DOI का फ़ायदा क्या है कि अगर कोई रिव्यूअर उस आर्टिकल को नेट पे ढूंढना चाहता है, उस ऑनलाइन आर्टिकल को, तो एक तो ये है कि जी वो पूरा रेफरेंस में स्टेप वाइज चले कि अच्छा जी फला जर्नल पे जाए, उसके वॉल्यूम पे जाए, पेज नंबर पे जाए, और फिर वो उस आर्टिकल को वहां से पढ़े। दूसरा ये है कि जी वो इस DOI को इंटर करेगा, और जाके वो आर्टिकल उसके सामने खुल जाएगा, क्योंकि वो DOI उस पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए ही स्पेसिफाइड है। तो क्या DOI तमाम का होता है? तमाम का होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ पेड सर्विस। अगर आप अप्लाई करेगा आपका जर्नल, तो फिर उसको DOI अलॉट होगा। जितने अच्छे डेटाबेसेस हैं, पबमेट है, स्कूपस है, वेब ऑफ साइंस है, वो कहते हैं जी हमारे पास इंडेक्स होने से पहले आपका जर्नल DOI पर होना चाहिए, कि आपके हर आर्टिकल का DOI होना चाहिए, ताकि हमारे डेटाबेस में एडजस्ट करने के लिए आसानी हो। तो DOI वहाँ पे यूज़ होता है। लेकिन अगर आपके जर्नल की पॉलिसी नहीं है, आपके यूनिवर्सिटी की पॉलिसी नहीं है, तो विदाउट DOI भी आप रेफरेंस स्टाइल जैसे बताया गया वो उस तरह से कर सकते हैं। तो DOI इज नॉट मैंडेटरी, बट कुड बी एडेड। मैंडेटरी लेकिन नहीं है। अच्छा जी, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि किस तरह से लिखा जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें, हमने जो बात की, ये PDF फाइल सबको नज़र आ रही है? Yes, sir. इस PDF फाइल में अगर आप देखें ऊपर सबसे पहले, तो यहाँ पे सबसे पहले ये इसने एग्जांपल दी हुई है कि जी ऑथर का नाम आ गया, सर नेम, देन इनिशियल ऑफ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ऑथर का नाम, सर नेम, तो अलग अलग ऑथर्स के नाम आ गए, टाइटल आ गया, टाइटल के बाद जर्नल का नाम आ गया कि जर्नल क्या है, कब पब्लिश हुआ है, वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर आ गया। तो इसी को यहाँ पर इसने सॉल्व आउट किया। फिर उसका सर नेम है, इनिशियल, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, देन क्रुक्स, तो ऑथर्स का नाम आते चले गए, टाइटल आ गया, जर्नल का नाम आ गया, ईयर आ गया, वॉल्यूम आ गया, इशू आ गया, पेज नंबर आ गया। अगर 6 से ज़्यादा ऑथर हैं, तो देखें शुरू के 6 ऑथर्स हो गए, छठ सातवें के लिए इन्होंने एट ऑल का वर्ड यूज कर लिया। उसके बाद उसी तरह से टाइटल आ गया आर्टिकल का, एब्रीवेटेड टाइटल ऑफ जर्नल आ गया, ईयर, डेट आ गई, एंड देन पेज वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर और पेज नंबर आ गया। तो ये चीज़ क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन इसमें? Yes, sir. Clear, यस sir. सर। जी, कोई सवाल कोई पूछ रहा था, प्लीज गो अहेड। जी, सईद रमशा का सवाल आ रहा है कि सर हम हर पैराग्राफ में रेफरेंस नंबर डालेंगे किसी खास इंपॉर्टेंट पैराग्राफ में? देखें, अगर आप इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हैं, तो ये तो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आप वो लिख रहे होते हैं जो आपने कहीं से गैदर की होती है। इसमें कोई भी पार्ट आपका अपना नहीं होता। आपका अपना पार्ट कौन सा होता है? मैथडोलॉजी, वो आपका प्योर अपना है। जो आपके इंट्रोडक्शन में जो पार्ट आपका अपना है, वो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आपके प्योर अपना है। जो रैशनल है वो अपना है, तो वहाँ पे आपको रेफरेंसेस नहीं चाहिए। मेथोडोलॉजी आपने डिज़ाइन की, वहाँ आपको रेफरेंसेस नहीं चाहिए। रिजल्ट्स जो आप बता रहे हैं वो आपके अपने हैं, वहाँ आपको रेफरेंस नहीं चाहिए।
उसके अलावा जो कुछ है, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, प्रिवेलेंस बता रहे हैं आप, गैप बता रहे हैं, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हैं डिफरेंट आर्टिकल से, एक्सपर्ट से डिस्कस की हैं, बुक से पढ़ी हैं, लिटरेचर सर्च किया है, लिटरेचर रिव्यू लिखा है, डिस्कशन में आपने दूसरे आर्टिकल के साथ कंपेयर किया है। तो ये तो तमाम चीज़ों में आपने इंफॉर्मेशन कहीं और से ली है। तो ये इंफॉर्मेशन क्योंकि आपने कहीं और से ली है, तो ऑब्वियसली जहाँ से भी ली है उसको, सोर्स को साइट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप हर हर जगह पे करेंगे। ऐसा नहीं होता कि जी पैराग्राफ के आखिर में कर दिया। अगर आपका 5 लाइनों का पैराग्राफ है और आपने वहां पे उन 5 लाइनों में दो अलग अलग इंफॉर्मेशन की बात की जो आपने दो अलग अलग जगह से ली है, तो दोनों को अलग अलग जगह एक ही पैराग्राफ में साइड करें। शुरू की 3 लाइनों की अलग बात है, आखिरी की 2 लाइनें किसी और जगह से ली है, तो 3 लाइनों को अलग साइड करें, फिर 2 लाइनों को बाद में साइड कर दें। रादर देन ये कि पूरे पैराग्राफ के एंड में आपने दोनों का रेफरेंस डाल दिया। तो ऐसा नहीं करना है। जो चीज़ जहां से उठाई है उसको वहीं पर ही साइड करके वहीं पर ही क्लोज कर दें। ठीक है जी, ऐसा ना हो कि जी आपने 8 लाइनों का पैराग्राफ लिखा, उस 8 लाइनों में आपने 3 अलग अलग जगह से 3 अलग अलग इंफॉर्मेशन ली और तीनों को आपने इंफॉर्मेशन को आपने एक एक करके एक ही पैराग्राफ में बता दिया, और पैराग्राफ के एंड में आपने तीनों का रेफरेंस एक साथ डाल दिया। दिस वुड बी रॉन्ग। ऐसा नहीं करना। पहली 3 लाइनों में जो इन्फॉर्मेशन जिस आर्टिकल से ली उसका वहीं रेफरेंस डाल दिया, अगली 3 लाइनों में जो इन्फॉर्मेशन आपने जिस आर्टिकल से ली उसका रेफरेंस डाल दिया, आखिरी 3 लाइनों में जो दी है उसका रेफरेंस डाल दिया। तो एक ही पैराग्राफ में आपने 3 बातें बताई हैं, 3 इन्फॉर्मेशन ली, तो तीनों की इन्फॉर्मेशन के उनके जो रेफरेंस है वो उनके साथ ही वहीं पर ही लगते चले जाएंगे, ताकि जो रीडर है उसको आसानी हो कि वो कहे अच्छा यार ये जो 3 लाइन है ये फलां जगह से ली है। अगर आप एंड में एक साथ रेफरेंसेस कर देंगे तो बेचारा कहाँ ढूंढेगा कि भाई ये कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है, ये तो तीनों रेफरेंस है, मैं इसमें कौन सा तीनों को ढूंढे पढ़ेगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो फिर एक अच्छा आर्टिकल नहीं समझा जाता, एक अच्छा मैन्युस्क्रिप्ट नहीं समझा जाता। अच्छा जी सर, रिगार्डिंग रेफरेंस सम साइट्स वी डोंट नो इफ इट इज ऑथेंटिक और इफ देयर इज एनी गाइडेंस रिगार्डिंग द। देखिए रेफरेंसेस वेबसाइट से यूजुअली नहीं रिकमेंडेड होते। आपने ओरिजिनल आर्टिकल रिसर्च आर्टिकल्स को साइट करना है, वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लेके नहीं डालनी। ठीक है, आपने न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन लेके नहीं डालनी। बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो आपने बुक्स को यूज़ कर लिया। वेबसाइट को भी आप यूज़ करते हैं तो उन वेबसाइट को यूज़ करते हैं जो कि बहुत ऑथेंटिक होती हैं, जैसे WHO हो गई, उसकी बात कर रहे हैं, या अगर आप डायबिटीज में बात कर रहे हैं तो IDF की बात कर रहे हैं, ADA की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से जो बड़ी बड़ी वेबसाइट सोसाइटी से इनके ऊपर आपको कोई प्रिवेलेंस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उनको तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाकी अगर आपने कहा जी चलते फिरते मैं जो भी गूगल करूंगा वेबसाइट आ जाएगी वहां से चीज़ें लूँ, तो दैट इज़ नॉट डन। इसीलिए हम कहते हैं जब आप लिटरेचर सर्च करें तो आप गूगल पे नहीं करेंगे, आप गूगल स्कॉलर पे करेंगे, ताकि ये मसला ही ना आए कि जी ऑथेंटिसिटी वाला, क्योंकि आपने वहां पे सिर्फ आर्टिकल से चीजों को उठाना है। अच्छा जी, ये क्लियर है डॉक्टर उमर, वेबसाइट वाला सवाल? ओके जी, अब यहाँ पे तो रेफरेंस वाले में कोई और कोई चीज जो कि समझ ना आ रही हो? Sir, I have a question. रेफरेंस से रिलेटेड है या सिनॉप्सिस से रिलेटेड है? Sir, reference. जी बताइए। सर मुझे पूछना था कि अगर क्लासिफिकेशन का आपने बताया कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सोर्स जो है मेंशन करेंगे एंड में, तो सर हम्म, अगर हमें दोनों मेंशन करनी है तो जो नंबर होगा वो दोनों का अलग 1 अलग होगा होगा। या 1 2 एक अलग 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 होगा। अलग होगा? जी, तभी तो होगा ना। हर सोर्स का अपना अलग नंबर होगा, तभी तो आप उसको जाकर ढूंढ सकेंगे, वरना कैसे ढूंढेंगे? ओके ओके, सही है सर, रेफरेंस थैंक लिखते यू। वक्त हमेशा सोचें एज अ रिव्यूअर कि भाई मैं अगर इसका पढ़ रहा हूँ तो क्या मुझे वो चीज़ देख के मिल जाएगी। तो यू हैव टू मेक द मैन्युस्क्रिप्ट सो इजी टू अंडरस्टैंड कि किसी भी जगह पे आपके रिव्यूअर को कोई मुश्किल ना हो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ राइटिंग द रेफरेंसेस। अच्छा जी, रबिया पूछ रही हैं इफ यू आर डूइंग डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ स्टडी थ्रू क्वेश्चन देन व्हाट शुड वी राइट इन द डेटा एनालिसिस। डेटा एनाल जब हम साइनॉप्सिस लिख रहे होते हैं ना, तो साइनॉप्सिस में हमें बताना होता है डेटा एनालिसिस प्रोसीजर क्या होगा, हम डेटा को कैसे एनालाइज करेंगे। तो हम बताएंगे कि जी जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चनर की मदद से, उसको पहले हम एक्सेल पे डालेंगे या हम SPSS पे डालेंगे, जो भी सॉफ्टवेयर है।
उसको डालने के बाद जो हमारा डेटा है उसके वेरिएबल्स ये तरह के वेरिएबल्स हैं, फला हमारा आउटकम वेरिएबल है, फला हमारा जो है वो एक्सपोजर है। फिर हम इनको करने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस लगाएंगे। फिर अगर हम कोई टेस्ट लगाएंगे तो फलां वेरिएबल के दरमियान मैं एसोसिएशन देखने के लिए फलां टेस्ट लगाऊंगा, टी टेस्ट लगाऊंगा, फलां एसोसिएशन देखने के लिए मैं काई स्क्वायर टेस्ट लगाऊंगा। तो डेटा एनालिसिस प्रोसीजर में हमें ये चीज़ें मेंशन करनी होती है कि भाई मैंने डेटा को कौन से सॉफ्टवेयर पे डाला है, एंट्री कैसे करी है, एनालिसिस कैसे करी है उस डेटा की मैंने, कैसे करूंगा, करी नहीं कैसे करूंगा, क्योंकि आप फ्यूचर का बता रहे थे ना, डेटा आ जाएगा तो मैं कैसे करूंगा। तो हाउ एम गोइंग टू इंटर द डेटा, डेटा को एनालिसिस कैसे होगी, एंड देन एनालिसिस में मैं कौन कौन से टेस्ट इसके रन करूंगा ड्यूरिंग द एनालिसिस। तो ये आपने अपना प्लान शेयर करना होता है। तो डेटा एनालिसिस प्लान मेरा क्या होगा। आई होप दिस इज सर क्लियर विद अगर डॉक्टर हम अभ्या। क्वेश्चनर सर जी सर, अगर हम क्वेश्चनर के थ्रू किसी चीज का प्रेवलेंस देख रहे हैं या फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, उसमें तो जस्ट हम ये देखते हैं ना कि फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट में डायबिटिक तो भाई फुट उसमें की भी जो फ्रीक्वेंसी कॉम्प्लिकेशन है टेबल वो तो कितनी बनाओगे ना, कॉमन है। फ्रीक्वेंसी तो टेबल तो बनाओगे ना। अब उसमें ये लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ओके टेबल सर, बनाएंगे, ठीक है ना। लेकिन प्रिवेलेंस ठीक स्टडीज है, ओके सर। रिकमेंड नहीं की जाती हैं। दिस वाज अ वेरी वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट। अब कोई लोकल जर्नल भी उसको नहीं पब्लिश करेगा। आपके जर्नल्स ने तो अब अपनी वेबसाइट पर लिखा हुआ है प्रिवेलेंस स्टडीज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये कहानियां पुरानी हो गई ओके बिल्कुल, सर। ये तो अंडर ग्रेड पे भी अब तो नहीं एक्सेप्ट की जाती, ठीक है ना। तो यू नीड टू कम अप विद समथिंग मोर के जी प्रिवेलेंस के साथ हम और साथ में क्या, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसको हम साथ में एसोसिएशन देखें। डॉक्टर इकरा कह रही हैं क्वेश्चन हम अपनी तरफ से बनाएं। देखिए क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं बना सकते, इट इज नॉट रिकमेंडेड। क्यों नहीं बना सकते उसको हम सेशन कंप्लीट हो रहा है उसके बाद हम इस पर दोबारा से बात करते हैं, ज्वाइन अगेन एंड देन विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन।